महिला ने अपनी उंगली से लूशेंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे हमारे लड़के पर अफीम की गंध आ रही है। लूशेंग थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लूशेंग की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और उसने उत्सुकता से पूछा कि अफीम कौन है। महिला ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और शांत निगाहों से महसूस किया कि लूशेंग को अभी भी नहीं पता कि अफीम कौन है। वह हमारे लड़के की मेज के पास गई और दोनों हाथ मेज पर मजबूती से रख दिए। लूशेंग का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें उलझन से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह लूशेंग को घूरने लगी और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने बताया कि अफीम एक महान रक्त क्रिस्टल भक्षक है जिसे उसने 10 साल से भी ज्यादा समय से पाला था। यह सुनकर कि अफीम एक ऊर्जा क्रिस्टल भक्षक कीट है, लूशेंग ने नजरें फेर लीं और चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या पोपी एक छोटा सुनहरा गोल कीड़ा है जिसके कई पतले छोटे पैर हैं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें उत्साह से भर आईं। मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया और पूछा कि क्या लूशेंग को पोपी का पता है। लूशेंग की आंखें, जिसके मुंह में अभी भी पोपी थी, अपराध बोध से भर गईं। उसने नजरें फेर लीं, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे या क्या झूठ गढ़े। बिना समय गंवाए लूशेंग ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करना शुरू किया। महिला का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। अपराध बोध से भरी आंखों से लूशेंग ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करना शुरू किया और पसीना बहाते हुए बताया कि कुछ देर पहले ही वह उसके हाथ पर गिरा था। यह मानते हुए कि यह एक कीड़ा है, उसने बिना सोचे समझे उसे भगा दिया। उसने कबूल किया कि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कहां गया, लेकिन उसका मानना था कि वह उसी दिशा में उड़ा था। मेज पर हाथ रखे महिला चुपचाप सुनती रही। घबराए हुए भाव से लूशेंग प्रार्थना करने लगा कि उसे सच्चाई का पता न चले। उसे आश्चर्य हुआ जब वह पास आई, आंखें बंद की और कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ उसे गले लगा लिया। लूशेंग सदमे में था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुस्कुराते हुए वह लूशेंग को गले लगाती रही। हमारा लड़का घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह सोच रहा था कि क्या उसने उसे आखिरकार खोज लिया है या शायद वह उसका गला घोंटकर मार डालना चाहती है। लूशेंग सतर्क हो गया। उसने उसे गले लगाना बंद करवाया और गुस्से से पूछा कि वह क्या कर रही है। उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। उसने हमारे लड़के को गौर से देखा और एक गंभीर नजर से समझाया कि वह बस उसे धन्यवाद देना चाहती थी और अपना परिचय कयाओ कयाओ के रूप में दिया। लूशेंग की आंखें उलझन से भर गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यामकसिंग इलाके के लोग इतने खुले विचारों वाले हैं। शांत भाव से लूशेंग ने उससे हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। उसने हमारे लड़के की तरफ पीठ कर ली और जाते हुए उसे अलविदा कहने लगी और वादा किया कि जब उसे पोपी मिल जाएगी तो वह उसे खाने पर बुलाएगी। लूशेंग चुपचाप उसे देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। लूशेंग, जिसके मुंह में अभी भी बेचारी पोपी का पंजा था, अपराध बोध से भरी नजरों से बगल की ओर देखने लगा, यह सोचकर कि अब उसे बस पछताना ही होगा। उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। वह इमारत से बाहर निकली और अपनी पालतू पोपी को ढूंढने के लिए बेताब होकर दौड़ने लगी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके प्यारे पालतू बॉबी को लूशेंग पहले ही खा चुका है और उसने उसे 2 अमर कोशिकाएं बनाने में भी मदद की है। यह उल्लेखनीय था क्योंकि क्रिस्टल भक्षकों की विशेष कठोरता के कारण 11 या उससे अधिक स्तर की शक्ति के बिना उनकी रक्षा को भेदना असंभव था। अपराध बोध से भरे भाव के साथ लूशेंग ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया। उसने स्वीकार किया कि कुछ क्षण पहले उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह इसे समझाना नहीं जानता था। वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने उस पालतू जानवर को, जिसे उसने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक पाला था, ऐसे खाया था जैसे वह कोई नाश्ता हो। वह उत्तर बहुत भयानक
होता। लू शेंग खड़ा हो गया, लेकिन तभी एक नौकरानी उसके पास आई, उसके सामने अपना सिर झुकाया और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमारे लड़के की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। शांत भाव से लू शेंग ने उससे पूछा कि चाओ चाओ कौन है, क्योंकि उसके अनुसार वह कोई बहुत खास व्यक्ति लग रही थी। नौकरानी ने अपना सिर उठाया और लू शेंग को देखने लगी। वह चाओ चाओ के मुस्कुराने की कल्पना करने लगी। घबराई हुई निगाहों से नौकरानी ने बताया कि वह काउंट सिसी की इकलौती बेटी है। यह सुनकर लू शेंग की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि 11वीं स्तर की अधिकारी लैन भी स्टार की एक बैरन ही थी। काउंट की उपाधि उससे 2 कुलीन पदों से ऊपर थी। उत्सुक निगाहों से देखते हुए लू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और सोचने लगा। उसके लिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह नगर भवन में ऐसे टहल सकती थी जैसे वह उसका पिछवाड़ा हो। उसे सच न बताने पर बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस कीड़े की कीमत अब बहुत ज्यादा, शायद लैन द्वारा दिए गए 10 लाख भी इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होंगे। उसी समय हमारे लड़के के पीछे कोई प्रकट हुआ और शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास होते ही लू शेंग मुड़ा और अपना ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह लैन था। उसकी आंखें खुशी और मुस्कान से चमक रही थीं। तभी उसने देखा कि लू शेंग ने सारा कागजी काम पूरा कर लिया था और उसे जाने का इशारा किया। हमारा लड़का मुस्कुराने लगा और चुप रहने लगा। दोनों इमारत से बाहर निकले और चलने लगे। लू शेंग उसकी ओर मुड़ा और एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह जानता है कि ऊर्जा क्रिस्टल भक्षक क्या होता है। लैन की आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह अभी अभी आया है तो लू शेंग को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है। वह हमारे लड़के को देखने लगा और गंभीर भाव से समझाया कि यह एक प्रकार का जादुई प्राणी है जिसका स्वभाव नम्र है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वयस्क होने पर इसकी शक्ति का स्तर 10 और यहां तक कि 11 भी हो सकता है। इसी वजह से शिनकोंग के कई कुलीन लोग अपनी महिला रिश्तेदारों के लिए इसे खरीदना पसंद करते थे, जिससे यह शिनकोंग की कुलीन महिलाओं के बीच एक बहुत लोकप्रिय पालतू जानवर बन गया। जब वे चल रहे थे तो लू शेंग ने उत्सुकता से पूछा कि क्या ये महंगे हैं। लैन ने उसकी ओर मुड़कर सिर हिलाया और पुष्टि की कि बेशक ये महंगे हैं। उसने बताया कि सबसे सस्ते वाले कई 100 मिलियन काले क्रिस्टल सिक्कों के होते हैं और कुछ कीमती वंशों वाले तो कई जीवित ग्रहों के बराबर होते हैं। फिर उसने उससे पूछा कि उसकी इसमें रुचि क्यों है। हमारे लड़के के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने बताया कि उसने अभी अभी इनके बारे में सुना है और बस उत्सुक था। लू शेंग की आंखें डर से भर गईं और यह सोचकर उसका सिर चकराने लगा कि किसी भी नमूने की कीमत कई 100 मिलियन होती है। लैन, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगी। लू शेंग ने गंभीर भाव से अपनी मुट्ठी माथे पर टिका ली और महसूस किया कि सिर्फ उन 2 निवालों ने ही करोड़ों काले क्रिस्टल के सिक्के खा लिए थे। उसे पछतावा हुआ कि उसने उसे और ज्यादा क्यों नहीं चबाया, क्योंकि उसे एलियंस की कीमतें समझ नहीं आ रही थीं। उसी समय व्हाइट मिस्ट स्टार क्षेत्र के मुख्य तारे के कानून प्रवर्तन विभाग में जब एक आदमी बैठा था तो दूसरा उसके पास आने लगा। सफेद बालों वाला आदमी उलझन भरे भाव से सिस्टम विंडो में ब्राउज कर रहा था। उसने दूसरे आदमी से पूछा कि क्या यह सच है कि रेड आइज समुद्री डाकू गिरोह के सदस्यों को पकड़ने की प्रक्रिया का एक भी दृश्य नहीं था और लिखित स्पष्टीकरण सिर्फ कुछ पंक्तियों का था। लानगे ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसके सामने सिर झुकाया और गंभीर भाव से समझाया कि यामुजोन से भेजे गए दस्तावेज सिर्फ यही थे। उसने आगे बताया कि वह उन पर कुछ और पूरा देने का दबाव डाल रहा था, लेकिन किसी कारण से वे हमेशा टाल मटोल करते रहे और कहा कि वे इसे बाद में पूरा करेंगे। वह आदमी गंभीर निगाहों से ध्यान से देखने लगा। फिर उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह लैन को घूरने लगा और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने साफ कर दिया कि उसे विश्वास नहीं है कि स्टारजोन उन्हें मुफ्त में क्रेडिट देगा, क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ अजीब हो रहा है। इस वजह से उसने उसे आदेश दिया कि वह अपनी मौजूदगी में यामुक्सेंग
जोन के कानून प्रवर्तन विभाग से संपर्क करे और तुरंत पूरे दस्तावेज दिखाने की मांग करे। लैन गे की आंखें डर और उलझन से भर गईं। उसने अधिकारी लैन को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी घड़ी पर लैन का होलोग्राम दिखाई दिया। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके लैन गे का अभिवादन किया। वह चुपचाप देखने लगा। सफेद बालों वाले आदमी का ध्यान लैन पर केंद्रित हो गया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह अच्छे मूड में है। यह सुनकर लैन पलटा और कुछ उत्सुकता से भर गया। लैन मुड़ा, अपना सिर नीचे किया और पुलिस प्रमुख लैनुंग का अभिवादन किया। लैन गे की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उन्होंने अधिकारी लैन को समझाया कि वह स्टार पायरेट्स के गिरोह को पकड़ने के अभियान के बारे में कमांडर को रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें तुरंत सभी लापता कार्रवाई रिपोर्ट देखने की जरूरत है। लैन चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और जब उसने रिपोर्ट भेजने का फैसला किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुछ ही देर बाद लैन का होलोग्राम गायब हो गया। लैनुंग और लैन गे का ध्यान उस पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और यह देखकर उसकी आंखें भय से भर आईं कि लैन ने एक तरफा संचार काट दिया था। वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसे यकीन था कि लैन कुछ छिपा रहा है। गुस्से से भरे भाव के साथ लैनुंग ने मेज पर जोर से पटक दिया। उसने लान गे पर चिल्लाकर कहा कि वह मूर्ख है कि उसे स्थिति का एहसास हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यम्मू क्षेत्र के लोग हमेशा षड्यंत्रों और छल कपट से भरे रहते हैं और निस्संदेह कुछ छिपाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उसने उसे घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से न जाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि इससे बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। साथ में अपराध बोध से भरी निगाहों से देखते हुए लैन गे ने उसके सामने सिर झुका लिया और माफी मांगी। वह मन ही मन जानता था कि यम्मू इलाके के लोग उन कमीनों को कोसने में इतने उदार नहीं हो सकते। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक संदेश प्रकट हुआ। यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, यह समझते हुए कि यह लैन द्वारा भेजा गया दस्तावेज था। गंभीर निगाहों से लुनुंग ने उसे संदेश खोलने का आदेश दिया। घबराए हुए भाव के साथ लैन गे ने आज्ञा मानने का फैसला किया। जब उसने संदेश खोला तो आश्चर्य और भय से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे वह स्तब्ध रह गया। रेड आइज के सदस्यों और लू शेंग के बारे में जानकारी वाली कई सिस्टम विंडो उसके चारों ओर तैरने लगीं। ध्यान से देखने पर उसने उनमें से एक को शापित खंजर के रूप में पहचाना, जो रेड आइज डाकू समूह का एक सदस्य था, जिसकी शक्ति स्तर 10 थी। सिस्टम पर लू शेंग की समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी। लैन गे की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। लू शेंग ने उसे तुरंत खत्म कर दिया था। यह जानकर वह सदमे में था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह 11वीं स्तर का योद्धा और यम्मू क्षेत्र का नया प्रवर्तक था, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। जब उसे पता चला कि उसने गुइशी और फ्रैंडो को केवल आध्यात्मिक शक्ति से मारा था, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। लू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा का एक विस्फोट एक स्टार समुद्री डाकू की ओर फूट पड़ा, जिससे उसका शरीर जलने लगा। लान गे सदमे में था और उसे पसीना आने लगा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने रेड आइज को एक ही मुक्के से हरा दिया था। उसे यह समझ से परे लग रहा था कि 11वीं स्तर की स्पष्ट ताकत वाला कोई व्यक्ति इतने पुराने ढंग से लड़ सकता है। इसके अलावा उसने बिना झिझके एक जहाज के हमले का विरोध किया था, और उससे भी अजीब बात यह थी कि अपनी शक्ति के बावजूद वह लड़ाकू अवतार का उपयोग करता रहा। यह सब अजीब था, बहुत अजीब। लू शेंग की मुट्ठी भींचे और मुस्कुराते हुए छवि सामने आई। लैन सोच में पड़ गया कि वह कौन है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं